Bismillahirrahmanirrahim. Question 1. If the equilibrium constant for a reaction is large, what can be said about the reaction? देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Kc असल में रेशियो है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर इसकी वैल्यू लार्ज है तो इसका क्या मतलब है कि प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं और रिएक्टेंट्स कम हैं, तभी ही Kc की वैल्यू लार्ज होगी। अब देखिए अल्फा पे बताया हुआ है कि वेरी लिटिल प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट कम है, तो ये तो गलत हो गया। डेल्टा पे बताया हुआ है कि रिएक्टेंट्स की क्वांटिटीज ज़्यादा हैं, ये भी गलत हो गया। अब बची दो ऑप्शंस। बीटा वेरी लिटिल रिएक्टेंट रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम, देखिए ये हो सकता है। द रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन, देखिए रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन तब होता है जब Kc लार्ज की बजाय वेरी लार्ज हो, तो फिर ये भी गलत, तो आंसर बीटा। क्वेश्चन 2. इन द लाइम किल द रिवर्सिबल रिएक्शन, ये लाइम किल में रिएक्शन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट डीकम्पोज होके CaO और CO2 बना रहा है। प्रोसीड टू कंप्लीशन, ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। क्यों? अल्फा रिएक्शन इज कैरीड एट हाई टेम्परेचर, ज़रूरी नहीं है कि जो रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे हो वो कंप्लीट हो। बीटा CO2 एस्केप्स आउट, देखें ये जो प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट है ये चला जाए तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए रिएक्शन कहाँ नहीं आ सकता? वापस नहीं आ सकता, क्योंकि सारे प्रोडक्ट वहाँ अवेलेबल नहीं है, तो ये हो सकता है। चार्ली CaO इज रिमूव्ड, भट्टे से हम इसको रिमूव नहीं करते, कैसे रिमूव करेंगे? वहाँ तो टेम्परेचर ही बहुत ज़्यादा होता है। नन ऑफ दीज, तो इनमें से बेहतर ऑप्शन कौन सी है? बीटा, कि जब CO2 रिमूव हो जाती है तो इक्विलिब्रियम वापस शिफ्ट नहीं होता। जब इक्विलिब्रियम वापस शिफ्ट नहीं होता तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। सो द आंसर इज बीटा। Question 3. In what manner will increase of pressure affect the following equation? देखिए इस इक्वेशन में रिएक्टेंट्स में कार्बन सॉलिड है, तो इसका इक्विलिब्रियम से कोई लेना देना नहीं है। अब इक्विलिब्रियम से लेना देना है इन दोनों का। अब रिएक्टेंट्स में मोल 1 है, प्रोडक्ट्स में मोल 2 हैं, यानी प्रोडक्ट्स का वॉल्यूम ज़्यादा है और प्रेशर कम है, और रिएक्टेंट्स का वॉल्यूम कम है और प्रेशर ज़्यादा है। और आप भी प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो उसी तरफ जाएगा ना जिस तरफ को रिएक्शन का प्रेशर बढ़ रहा है, वो तो रिवर्सिबल डायरेक्शन में बढ़ रहा है। सो द आंसर विल बी बीटा। क्वेश्चन 4. इन एनालाइजिंग ग्रुप 2 बेसिक रेडिकल्स फॉर सॉल्ट एनालिसिस, HCl is added before the addition of H2S. The function of HCl is, देखें जब हम H2S की आयोनाइजेशन को कम करना चाहें तो कॉमन आयन इफेक्ट अप्लाई करके हम क्या करते हैं? देखिए ये था वीक इलेक्ट्रोलाइट और ये था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो अब ये कौन सा आयन है? ये कॉमन आयन है। तो इस कॉमन आयन की वजह से ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का रिएक्शन है ये किस तरफ जाएगा? रिवर्सिबल, यानी इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। और इस तरह ये जो सल्फाइड आयन है ये क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। चूंकि हमें सेकंड ग्रुप बेसिक रेडिकल्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए कम सल्फाइड आयन चाहिए होते हैं, इसीलिए हम इस रिएक्शन को किस तरफ ले जाते हैं? रिवर्सिबल डायरेक्शन। तो देखिए आंसर कौन सा हुआ? बीटा, टू डिक्रीज द आयोनाइजेशन ऑफ H2S ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, यानी हम ये चाहते हैं ये यूं ना जाए, ये यूं आए ताकि सल्फाइड आयन कम बने। अब देखिए जो ग्रुप 2 बेसिक रेडिकल्स हैं वो होते कौन से? इसके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है, एक सेंटेंस याद रखना है। देखिए सुन सुन, सब, चाचू और भाई ऐसे ही कैद होंगे। सुन सुन, सब, चाचू और भाई ऐसे ही कैद होंगे। ये जो आप साल्ट एनालिसिस करते हैं उसके अंदर ये ग्रुप 2 बेसिक रेडिकल्स कहलाते हैं।
ये +2 है, ये +4 है, ये +3 है, ये +2 है, ये +3 है, ये +3 है, ये +2 है, ये Hg+2 है। Question 5. The pKa value of acetic acid is 4.74 when we mix acetic acid and sodium acetate in the ratio 10:1. Then the pH of the buffer is. देखिए हिंडरसन्स इक्वेशन अप्लाई करेंगे। हिंडरसन्स इक्वेशन क्या है कि pH इज इक्वल टू pKa प्लस log concentration of salt over concentration of acid. Question 6. The result of adding a small crystal of sodium chloride to a saturated solution of NaCl would be. देखिए अगर हमारे पास NaCl का एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो बेसिकली वो आयंस और सॉलिड NaCl के दरमियान क्या है, इक्विलिब्रियम है, जो कि पहले से एस्टैब्लिश हुआ है। अब जब भी हम इसको डिस्टर्ब करेंगे तो वो कोशिश करेगा कि उस डिस्टर्बेंस के इफेक्ट को क्या कर दे, कैंसिल कर दे। देखिए अगर आप बाहर से कुछ NaCl डालेंगे, फर्ज किया 2 ग्राम, तो वो हल हो जाएगा, Na+ आयन एक्वस और Cl- एक्वस, लेकिन इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो गया। तो फिर जितना वाटर में हल हुआ उतना जो हल हुआ था वो दोबारा क्या बन जाएगा, क्रिस्टल्स, टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम। तो ऐसी बात हमें कहां दिखाई दे रही है, डेल्टा पे। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन 7. द डिफरेंस ऑफ pKa वैल्यूज फॉर HCl एंड HI इज 2. देखें HCl और HI की pKa वैल्यूज का फर्क जो है वो 2 है। इसका मतलब क्या है, pKa अगर HCl की 3 हो और pKa HI की 1 हो तो देखिए दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब अगर देखिए pKa 3 है तो फिर पक्की बात है कि इसका Ka जो होगा वो 10⁻³ होगा, जबकि अगर HI की pKa 1 है तो इसका जो Ka होगा वो 10⁻⁻1 होगा। अब अगर मैं इन दोनों को बराबर करना चाहूं तो मुझे ये जो HCl का Ka है इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, यानी 10⁻² से। तो Ka वैल्यू साबित हुई कि HI की 100 टाइम्स ज्यादा है किसकी Ka वैल्यू से, HCl की Ka वैल्यू से। तो जितने टाइम्स Ka वैल्यू किसी की ज्यादा होती है उतने टाइम्स वो दूसरे से स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। तो फिर HI HCl से 100 टाइम स्ट्रॉन्गर है। तो आंसर डेल्टा। क्वेश्चन 8. इफ NaOH इज एडेड टू अ सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड देन, अब देखें हमारे पास है एसिटिक एसिड CH3COOH। अब जब ये आयोनाइज होता है इन वाटर तो क्या होगा, इससे बनेगा CH3COO नेगेटिव और H3O पॉजिटिव। अब आप क्या ऐड कर रहे हैं, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें ऐड कर रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो बनेगा सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। जैसे ये बनेंगे तो H3O+ और OH आयन मिलके क्या बनाएंगे, वाटर। वाटर ऊपर वाले रिएक्शन का पार्ट है, इसका मतलब रिएक्शन किस तरफ आएगा, रिवर्स डायरेक्शन में। रिवर्स डायरेक्शन में आने का क्या मतलब है, कहता है जी pH ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेस, यानी H आयन कम होंगे। भाई जब H आयन कम होंगे तो pH तो इंक्रीज होगी, तो ये गलत हो गया। एसीटेट आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, भाई जब ये रिएक्शन रिवर्स आ रहा है तो एसीटेट आयन बढ़ नहीं रहे बल्कि कम हो रहे हैं, गलत हो गया। H आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, ये भी वापस आ रहा है तो ये भी बढ़ नहीं रहे बल्कि कम हो रहे हैं।
तो एसिटिक एसिड कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी क्योंकि ऊपर वाला रिएक्शन कहाँ आ रहा है, रिवर्स। तो क्या बन रहा है, वाटर और एसिटिक एसिड। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस Kx यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू मोल फ्रैक्शन एंड Kn इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मोल्स विल हैव द सेम न्यूमेरिकल वैल्यू। देखिए कोई से दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स तब इक्वल होते हैं जब डेल्टा n यानी चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। अब चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स का क्या मतलब है, यानी प्रोडक्ट के मोल्स में से किसके मोल को माइनस कर दें, रिएक्टेंट्स के मोल्स के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। जब जीरो हो तब कोई भी दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप देखें अल्फा में रिएक्टेंट प्रोडक्ट के मोल बराबर नहीं है, बीटा में भी बराबर नहीं है, चार्ली में भी बराबर नहीं है, वो सिर्फ किस में बराबर हैं, डेल्टा में। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन 10, विच कॉम्बिनेशन प्रोड्यूसेस बफर सोल्यूशन एट pH लेस देन 7। देखिए जब आपने कह दिया pH लेस देन 7 तो पक्की बात है कैसा बफर है, एसिडिक बफर। लेकिन कहता है बाय पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन विद एक्वस NaOH। इसका मतलब यह है कि भाई NaOH बहुत सारा है, कुछ उसमें से रिएक्ट कर जाए इनमें से किसी चीज़ के साथ, बाकी बच जाए। तो भाई अब हम तो जानते हैं कि बेसिकली जो एसिडिक बफर है उसके अंदर दो चीज़ें हैं। एसिडिक बफर में एक होता है वीक एसिड CH3COOH है जैसे, और दूसरा क्या है, इसी का सॉल्ट है। सॉल्ट कैसे कि हम इसी को किसी स्ट्रॉन्ग बेस से जैसे NaOH से ट्रीट करा दें, CH3COO Na और प्लस वाटर। अब देखें ये वीक एसिड और ये NaOH की इसके साथ पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन हुई क्योंकि सारे का सारा NaOH इससे रिएक्ट नहीं करेगा। तो अब ये क्या बन गया, साल्ट। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना एसिडिक बफर। सो द आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन चेंज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन। इनमें से कौन सी चीज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज कर सकती है। अल्फा है चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Kc कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स पे डिपेंड नहीं करता। एडिंग अ कैटलिस्ट, देखिए जब आप कैटलिस्ट डालते हैं तो चूंकि Kc जो है ये रेशियो होती है किसकी, Kc इज इक्वल टू Kf और Kr। अब कैटलिस्ट डालते हैं तो वो जितनी फॉरवर्ड के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम करता है उतनी रिवर्स के लिए, जितना रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड के लिए बढ़ेगा उतना रिवर्स के लिए बढ़ेगा, लिहाजा ये रेशियो क्या रहेगी, सेम रहेगी। चेंजिंग द सॉल्वेंट, अगर आप सॉल्वेंट चेंज कर दें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc किसी भी खास टेम्परेचर पे चेंज हो सकता है। मिसाल के तौर पे देखिए अगर मैं ये कहूँ कि भाई हमारे पास वाटर है और वो है भी किस में, वाटर में, तो इसका जो आयोनाइजेशन का लेवल है वो और होगा। लेकिन अगर यही वाला वाटर हम डाल दें किस में, एसिटिक एसिड में, तो ऑटोमेटिकली इसकी आयोनाइजेशन का लेवल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। या अगर कंपेयर करें तो इसमें वाटर की आयोनाइजेशन ज़्यादा होगी जबकि एसिटिक एसिड में कम होगी। मतलब इसका Kc ज़्यादा होगा वाटर में और इसका Kc एसिटिक एसिड में कम होगा। यानी जब आपने क्या चेंज किया, सॉल्वेंट, तो Kc क्या हो गया, चेंज हो गया। तो फिर आंसर चार्ली। डेल्टा रिमूविंग द प्रोडक्ट्स एज दे आर फॉर्म, पहले बता दिया कि चाहे रिएक्टेंट्स चाहे प्रोडक्ट जिसकी मर्जी कंसंट्रेशन चेंज करें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता। क्वेश्चन 12, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस Kc इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। याद रखें Kc सिर्फ उन रिएक्शंस में बढ़ता है जो एंडोथर्मिक होते हैं। देखिए अमोनिया की फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है, SO3 की फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है, लेकिन NO की फॉर्मेशन एंडोथर्मिक है। सो द आंसर इज बीटा। क्वेश्चन 13, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग ब्रॉन्स्टेड लोरी बेसिस इज। देखिए अगर
मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूँ कि हमारे पास एक एसिड है HCl, एक एसिड है CH3COOH और एक हमारे पास है वाटर। तो आप जानते हैं कि मिनरल एसिड जो होते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड होता है और ऑर्गेनिक एसिड वाटर से स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। लोरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट के मुताबिक अगर ये सब प्रोटॉन लूज कर दें तो यहाँ बनेगा Cl-, यहाँ बनेगा CH3COO- और यहाँ बचेगा OH-। तो क्या होता है, Ka इनवर्सली प्रोपोर्शनल है Kb के, यानी अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उससे बनने वाला बेस वीक है। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग OH आयन, फिर एसीटेट आयन और फिर क्लोराइड आयन। तो ये ऑप्शन हमें कहाँ नजर आ रही, चार्ली। सो द आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन 14, ये एक्सप्रेशन किसके लिए ट्रू है कि ऊपर है x², इसका मतलब प्रोडक्ट के 2 मोल हैं। तो देखिए प्रोडक्ट के 2 मोल अल्फा में नहीं हैं, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। बाकी सब में 2 मोल हैं। अब नीचे सिर्फ A-X, A का मतलब है पहले रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन, इसका मतलब B तो है ही नहीं, तो फिर एक ही रिएक्टेंट है। तो फिर बीटा में 2 रिएक्टेंट है, इस लिहाज से गलत हो गया। डेल्टा में 2 रिएक्टेंट है, इस लिहाज से गलत हो गया। तो अब देखिए ऑप्शन बची सिर्फ एक, कौन सी, चार्ली। सो द आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज विल डिक्रीज द अमाउंट ऑफ द स्टीम। मतलब क्या है कि किस कंडीशन पे ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, यानी ये कम हो जाएगा। तो अल्फा है एडिशन ऑफ प्लैटिनम कैटलिस्ट। देखिए प्लैटिनम कैटलिस्ट डालने पे H2 और O2 रिएक्ट करके H2O बनाते हैं, यानी स्टीम की मिकदार बढ़ेगी। तो फिर ये गलत हो गया। इंक्रीज द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखिए प्रेशर बढ़ने का मतलब वॉल्यूम कम होना, वॉल्यूम कम होने का मतलब मोल कम होना। मोल कहाँ कम हो रहे हैं, लेफ्ट को कम हो रहे हैं, यूं जाएगा तो ये तो फिर स्टीम बढ़ेगी। तो गलत हो गया। चार्ली, एडिशन ऑफ मोर ऑक्सीजन। अगर आप ऑक्सीजन डालेंगे तो रिएक्शन रिवर्स जाएगा टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम, यहाँ फिर स्टीम बढ़ेगी। डेल्टा, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। अब चूंकि राइट साइड को ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये ज़्यादा डीकम्पोज होगा, यानी स्टीम की मिकदार कम और H2O2 की मिकदार ज़्यादा होगी। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन 16, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सी बात गलत है। कहते हैं जी pH असल में ½ pKw हो तो सोल्यूशन जो है वो न्यूट्रल होता है। सोल्यूशन क्या होता है, न्यूट्रल। अब pKw होता है कितना, 14, ½ pKw का मतलब है 7, तो वाकई 7 pH पे सोल्यूशन न्यूट्रल होता है। बीटा, pKw ½ है जो, यानी 7, pH 7 से ज्यादा है तो भाई सोल्यूशन क्या होता है, बेसिक होता है। ये भी सही है। pH कम हो किससे, ½ pKw से, यानी 7 से, तो सोल्यूशन क्या होता है, एसिडिक होता है। ये भी सही है। और pH 3 होती है 10⁻³ मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। भाई अगर ये मोनो बेसिक एसिड होता तो तब तो ये ठीक था, ये डाई बेसिक एसिड है, यानी इसमें इतने H आयन नहीं होंगे बल्कि 2 × 10⁻³ होंगे। तो इसका जब आप नेगेटिव लॉग लेंगे तो pH कितनी निकलेगी, 2.7 निकलेगी। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन 17, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑल एक्सेप्ट। देखिए जितना डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड यानी Ka ज्यादा होता है, एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, ठीक। परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ द एसिड, यानी H आयन ज्यादा दे उतना ज्यादा एसिड, ठीक है। pH ऑफ द एसिड, भाई जितने H आयन ज्यादा होते हैं उतनी pH कम होती है, तो फिर ये इसके इनवर्स रिलेशनशिप हुआ। तो फिर आंसर चार्ली। जबकि डेल्टा से डायरेक्ट होगा, क्योंकि जब pH कम होगी तो फिर POH ज्यादा होगी। क्वेश्चन 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। कौन सी बात गलत है। एडिंग प्रोडक्ट्स शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू लेफ्ट, यानी अगर आप प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम लेफ्ट के आएगा, रिएक्टेंट्स की तरफ आएगा। बिल्कुल ठीक है। एक जनरल रिएक्शन देख लेते हैं। लेकिन जब आप प्रोडक्ट्स बढ़ाएंगे तो रिएक्शन रिवर्स आएगा, ठीक। रिएक्टेंट्स ऐड करें तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, ये भी सही है।
एक्सोथर्मिक रिएक्शन शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द लेफ्ट विद इंक्रीज टेम्परेचर। क्यों? कि अगर वो फॉरवर्ड में एक्स होते तो रिवर्स में एंड होंगे, क्योंकि वो हीट ले रहे हैं और आप भी टेम्परेचर बढ़ा के उन्हें हीट दे रहे हैं, इसलिए रिवर्सिबल डायरेक्शन में फेवरेबल होगा। तो ये भी सही है। एडिंग अ कैटलिस्ट शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम टू द राइट, बिल्कुल गलत। जब आप कैटलिस्ट डालते हैं तो इक्विलिब्रियम किसी एक तरफ शिफ्ट नहीं होता, बल्कि जितना वो फॉरवर्ड शिफ्ट होता है उतना ही रिवर्स शिफ्ट होता है। यानी हम कहते हैं इक्विलिब्रियम वक्त से पहले आ जाता है, लेकिन सिर्फ राइट वाली बात गलत है। सो द आंसर इज डेल्टा। Question 19. Calculate the value of Kc for ammonia synthesis when the equilibrium concentration of nitrogen, hydrogen and ammonia are 2 molar, 2 molar, 4 molar at 400 डिग्री सेल्सियस। देखें, जब अमोनिया की फॉर्मेशन की बात करेंगे तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमारे पास ये होगी। जब हम इससे लिखेंगे Kc तो ये क्या होगा? NH3 की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, नीचे N2 की कंसंट्रेशन की पावर 1 और H2 की कंसंट्रेशन की पावर का क्यूब होगा हमारे पास। अब देखें, NH3 के बारे में बता दिया, कितना है जी? 4 है, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर। नीचे N2 कितना है जी? ये 2 है, 2 की पावर 1 है। H2 कितना है? वो भी 2 है, लेकिन इसकी पावर कितनी है? 3। तो देखिए 4 4 ज़ा 16, ये नीचे 2 हो गया और ये हो गया 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये भी 16 हो गया। तो 16/16 जब करेंगे तो आंसर क्या होगा? 1। सो द आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन 20. द करेक्ट Kc एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज। देखिए, याद रखिए कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर सॉलिड सब्सटेंस मौजूद है तो उसका Kc एक्सप्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ जो गैशियस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनका ताल्लुक है किससे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन से। तो फिर इसमें प्रोडक्ट्स में CO और H2 होगा, कहाँ होगा? ऊपर, और रिएक्टेंट्स में H2 होगा। तो ऐसी इक्वेशन हमें कहाँ नजर आ रही है? बीटा पे। सो द आंसर इज बीटा। क्वेश्चन 21. इन कौन सा रिएक्शन है? इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीज इन प्रेशर फेवर्स द फॉरवर्ड रिएक्शन। देखिए, इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर तभी करेगा जब वो एंडो हो। अब हमें पता है ये अमोनिया फॉर्मेशन भी एक्सो है, SO3 फॉर्मेशन भी एक्सो है, ये खत्म हो गया। अब ये दोनों एंडो होते हैं, लेकिन साथ एक और हिंट है कि डिक्रीज इन प्रेशर। डिक्रीज इन प्रेशर का मतलब इंक्रीज इन वॉल्यूम। इंक्रीज इन वॉल्यूम का मतलब है प्रोडक्ट के मोल बढ़ रहे हों। देखिए, डेल्टा में तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल बराबर हैं, ये हो नहीं सकता। सो द आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन 22. बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर इट्स pH। देखिए, जब आप वाटर की बात करते हैं तो इसकी आयोनाइजेशन से एचाइन और OH बनते हैं। अब इसका जो डेल्टा H है ये है तकरीबन 57.4 किलो जूल पर मोल, यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो कहता है जी pH पे क्या फर्क पड़ता है? इंक्रीजेस, यानी जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे pH बढ़ेगी। भाई pH बढ़ेगी नहीं, क्योंकि जब एचाइन बढ़ते हैं तो pH कम होती है। तो फिर ये बात क्या हो गई? गलत हो गई। डिक्रीजेस, भाई एचाइन बढ़ेंगे pH कम होगी, ठीक है, लेकिन सोल्यूशन एसिडिक नहीं होगा, वो तो न्यूट्रल रहेगा। क्यों? कि जितने एचाइन बढ़ेंगे उतने OH बढ़ेंगे, या जितनी pH कम होगी उतनी POH कम होगी। ओवरऑल सोल्यूशन क्या रहेगा? न्यूट्रल। जबकि चार्ली सही नजर आ रहा है कि डिक्रीजेज यानी एचाइन बढ़े pH कम हो गए, लेकिन सोल्यूशन क्या रहा? न्यूट्रल रहा। सो द आंसर इज चार्ली। लेकिन डेल्टा तो हो ही नहीं सकता कि नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन pH। 23. फॉर द रिएक्शन H2 + I2 बना 2HI at 721 Kelvin, the value of equilibrium constant Kc is 50. When the equilibrium concentration of both is 0.5 मोलर, जब दोनों की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन 0.5 मोलर हो, द वैल्यू ऑफ Kp अंडर द सेम कंडीशंस विल बी। देखिए, हमें पता है कि जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो डेल्टा N है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स का डिफरेंस 0 हो, तो क्या होता है? Kp बराबर होता है Kc के। अब देखिए आपके सामने, चूंकि आपने कहा कि जो टेम्परेचर था पहले 721 केल्विन था
और आखिर में बता दिया अंडर द सेम कंडीशन, यानी अब भी टेम्परेचर सेम है। तो जब आपने टेम्परेचर नहीं चेंज किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज नहीं होगा। तो अगर वो पहले 50 था Kc, तो फिर Kp भी क्या होगा, 50 ही होगा। सो द आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन 24, द डीकम्पोजिशन ऑफ N2O4 to NO2 is carried out at 280 degrees Celsius in chloroform. When equilibrium is reached, 0.2 mole of N2O4 and 2 into 10 raised to power minus 3 mole of NO2 are present in a 2 decimeter cube solution. The equilibrium constant for the reaction is, देखें सबसे पहली बात यह है कि ये जितने जितने मोल हैं ये किस में हैं, ये हैं जी आपके पास पर 2 डेसीमीटर क्यूब। हमें तो पता है कंसंट्रेशन होती है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसका मतलब सब का हम हाफ ले लेंगे। अगर हम इसका Kc लिखें तो ये क्या होगा, NO2 की पावर 2 होगी और नीचे N2O4 की पावर क्या होगी, 1। अब देखें NO2 के बारे में बताया हुआ था कि 2 into 10 raised to power minus 3, इसका मतलब ये अब होगा 1 into 10 raised to power minus 3 जब ये पर डीएम क्यूब की हम बात करेंगे। नीचे क्या है N2O4, वो कितना था 0.2, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 0.1। इसकी पावर क्या है, इसकी पावर भी 1 है। अब इसका मतलब है ये दो दफा 10 raised to power minus 3 into 10 raised to power minus 3। ये नीचे क्या है, ये 10 raised to power minus 1। जब ये ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये 10 raised to power minus 6 into 10, ये क्या हो जाएगा, 10 raised to power minus 5। So the answer is beta. Question 25, all of the following can function both as an acid and base except, देखें ये जो HPO4 minus 2 है, अगर ये H प्लस दे दे तो ये बन जाएगा PO4 minus 3, और अगर ये H प्लस ले ले तो बन जाएगा H2PO4 minus 1। इसका मतलब ये एसिड भी है बेस भी है। अब देखिए ये जो H2PO4 minus 1 है, अगर ये H प्लस दे दे तो क्या बन जाएगा, HPO4 minus 2। लेकिन अगर ये H प्लस ले ले तो क्या बन जाएगा, H3PO4 बन जाएगा। इसका मतलब ये भी एसिड भी है बेस भी है। इसी तरह HCO3 minus 1, अगर ये H प्लस दे दे तो बन जाएगा कार्बोनेट, और अगर ये H प्लस ले ले तो बन जाएगा कार्बोनिक एसिड। इसका मतलब ये भी एसिड भी है और बेस भी है। जबकि जो एसिटिक एसिड है ये सिर्फ और सिर्फ एक काम ही कर सकता है, क्या कि H प्लस ले सकता है। इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ बेस है। यही पूछा हुआ था कि वो कौन सी स्पीशी है जो एसिड और बेस दोनों का करैक्टर शो नहीं करती। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन 26, आपके पास 2.4 into 10 raised to power minus 2 मोलर सोल्यूशन है बेंजोइक एसिड का, जो कि 5% डिसोसिएट होता है। इन अ 2.4 into 10 raised to power minus 3 मोलर सोल्यूशन द परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन विल बी। देखें हमें पता है कि ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ के मुताबिक जितनी डाइल्यूशन ज्यादा करेंगे उतनी आयोनाइजेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब आपने सिर्फ इस क्वेश्चन में ये देखना है कि इन दोनों कंसंट्रेशंस में से कौन सी डाइल्यूट है। आप देखें जो 2.4 into 10 raised to power minus 3 है ये ज्यादा डाइल्यूट है एज कंपेयर टू 2.4 into 10 raised to power minus 2 मोलर। इसका मतलब ऐसा करने पे जो आयोनाइजेशन की परसेंटेज है वो 5% से ज्यादा हो जाएगी। सो द आंसर इज बीटा। क्वेश्चन 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स विल बी अ बफर व्हेन डिसॉल्व्ड इन अ डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। लेकिन बफर सोल्यूशन की शर्त क्या है
बफर सॉल्यूशन की शर्त यह है कि हमारे पास वीक एसिड और उसका साल्ट होना चाहिए विद स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन अगर वीक एसिड है और उसका साल्ट नहीं है स्ट्रॉन्ग बेस, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस है विद हाफ कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड, तो वो भी क्या होगा? बफर सॉल्यूशन। तो देखिए अल्फा में ये दोनों क्या हैं? स्ट्रॉन्ग है, इसलिए गलत है। बीटा में HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और उसका साल्ट KOH से बनाया हुआ है, तो वो भी स्ट्रॉन्ग बेस था, गलत है। चार्ली अमोनिया एक वीक बेस है और HCl बेसिकली इस वीक बेस का साल्ट या ऐसी कोई चीज नहीं है, या स्ट्रॉन्ग एसिड है लेकिन फिर दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है। जो वीक वाला है उसकी कंसंट्रेशन हाफ होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग से, तो गलत हो गया। डेल्टा वीक एसिड डबल है और स्ट्रॉन्ग बेस हाफ है। अब देखें इसमें से जो 0.1 मोल हैं एसिटिक एसिड के, वो कहाँ यूज हो जाएंगे? वो एज सच पड़े रहेंगे, ये पड़े हैं जी 0.01 मोल। जबकि इसी एसिटिक एसिड के 0.1 मोल रिएक्ट करेंगे NaOH के 0.1 मोल से और बना देंगे CH3COONA के 0.01 मोल। अब देखें, अब ये तो यूज हो गया ना, ये खत्म हो गया, ये भी यूज हो गया, खत्म हो गया। अब आपके पास सिर्फ ये और ये बचा, और इसका कौन सा सोल्यूशन है? एक्वा सोल्यूशन। तो साल्ट भी है वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, और वीक एसिड भी है, इन्हीं दोनों के मिक्सचर को क्या कहेंगे? बफर सोल्यूशन। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन 28, द solubility product of an ionic compound AB2 is 32 into 10 raised to power minus 9. The maximum concentration of A plus 2 ion is। देखें अगर हम इसकी solubility की बात करते हैं तो AB2 जब आयोनाइज होगा तो A plus 2 होगा और B माइनस होगा, लेकिन इसकी तादाद 2 होगी। इसका जब KSP एक्सप्रेशन बनाएंगे तो वो क्या होगा? वो बनेगा 4s³। अब हमें solubility प्रोडक्ट यानी KSP दे दिया और पूछी क्या है? solubility। अब देखें हमने ये solubility निकालनी, तो solubility किसके बराबर होगा? ये होगा KSP/4 और होल का क्यूब रूट। लें जी, अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। KSP था 32 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 9, इसे डिवाइड करेंगे 4 पे और फिर ले लेंगे क्यूब रूट। अब देखिए अगर 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 9 का क्यूब रूट। 8 का क्यूब रूट क्या होता है? 2, और 10 रेज टू पावर माइनस 9 का कितना होता है? 10 रेज टू पावर माइनस 3। तो इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी आएगी? 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3। सो द आंसर इज बीटा। क्वेश्चन 29, gaseous hydrogen chloride is added to water and methyl benzene। अब हम HCl को दो चीज़ों में डालते हैं, HCl को वाटर में भी डालते हैं और HCl को किस में डालते हैं? मिथाइल बेंजीन में भी डालते हैं, यानी CH3 और C6H5। तो कहता है कि द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी of HCl in water is very much greater than HCl in methyl benzene. This is due primarily to the fact that, अब देखिए वाटर में ये ज़्यादा आयोनाइज होगा क्योंकि वाटर में इसका प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की सलाहियत ज़्यादा होगी, लेकिन ये मिथाइल बेंजीन में कम हल होगा या कम आयोनाइज होगा क्योंकि इसमें इसका प्रोटॉन लेने की तकरीबन सलाहियत नहीं है। तो अल्फा वाटर इज इंट्रिंसिकली अ कंडक्टर सॉल्वेंट, बिल्कुल गलत। वाटर तो सॉल्वेंट है, बात तो किसकी हो रही है? HCl की हो रही है। बीटा वाटर इज बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर देन मिथाइल बेंजीन, ये हो सकता है। चार्ली HCl हैज अ हायर सॉल्युबिलिटी इन वाटर देन इन मिथाइल बेंजीन, बिल्कुल नहीं। सॉल्युबिलिटी का कंडक्टिविटी से तो कोई लेना देना नहीं है। वाटर इज अ बेटर प्रोटॉन डोनर, वाटर तो प्रोटॉन दे ही नहीं रहा, सो द आंसर इज बीटा। Question 30, the solubility product expression for
La2CO3 थ्राइस इज। अब देखें क्या होगा, सिंपली जब ये आयोनाइज होगा La2CO3 थ्राइस, तो क्या बनेगा, देखिए 2 बनेंगे La+3 और 3 बनेंगे CO3-2। लिहाजा जब हम KSP लिखेंगे तो वो क्या होगा, वो La+3 की पावर कितनी होगी 2 और CO3-2 की पावर कितनी होगी 3। सो द आंसर इज बीटा। क्वेश्चन 31 फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स इज करेक्ट, कौन सा रिलेशनशिप सही है। तो अब देखें Kp बराबर किसके होता है, Kp बराबर होता है Kc इंटू RT रेज टू पावर डेल्टा n। देखिए प्रोडक्ट के 2 मोल है, रिएक्टेंट के 4, तो डिफरेंस आएगा -2, तो ये -2। अब अगर हम इसको रीअरेंज करें तो अगर ये देखें, ये हमारे पास यहां पे ऊपर है तो ये 10 रेज टू, ये इसकी पावर -2। अगर इसे मैं नीचे लिख दूं तो पॉजिटिव में हो जाएगा। दूसरा ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर यही आ जाएगा। तो आंसर डेल्टा। 32 फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड Kp एंड Kc हैव द सेम न्यूमेरिकल वैल्यू। ये तो उन रिएक्शंस में होती है जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल बिल्कुल बराबर होते हैं। अब देखिए अल्फा में भी नहीं है, बीटा में भी नहीं है, चार्ली में ऐसे लग रहा है बराबर है, लेकिन असल में नहीं है। क्यों कि सॉलिड का इक्विलिब्रियम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब प्रोडक्ट के 2 मोल है, रिएक्टेंट का 1 है, तो बराबर नहीं है, जबकि डेल्टा में है। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन 33 विच वन ऑफ द फॉलोइंग will increase the rate at which a state of equilibrium is attained without affecting the position of equilibrium। तो वो एक ही चीज़ है, कौन सी, कैटलिस्ट है, जो रेट को चेंज कर सकता है इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्टर्ब किए बगैर, क्योंकि वो जितना रेट फॉरवर्ड बढ़ाता है उतना रिवर्स। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन 34 द यील्ड ऑफ AB, ये रिएक्शन है, वुड बी इंक्रीज्ड बाय। देखें यील्ड बढ़ानी है तो कैसे बढ़ा सकते हैं, अल्फा है डिक्रीजिंग द प्रेशर, प्रेशर डिक्रीज करने का मतलब मोल बढ़ाना। देखिए प्रोडक्ट के तो मोल कम हो रहे हैं ना रिएक्टेंट से, तो ये गलत हो गया। बीटा एडिंग एडिशनल AB, भाई जब आप प्रोडक्ट बढ़ाएंगे तो रिएक्शन तो रिवर्स जाएगा, यील्ड बढ़ेगी नहीं बल्कि कम हो जाएगी। डिक्रीजिंग टेम्परेचर, देखें चूंकि हीट रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर का कम करना उसके लिए फेवरेबल होता है। सो द आंसर इज चार्ली। डेल्टा है एडिंग अ नॉन रिएक्टिव लिक्विड टू द रिएक्शन मिक्सचर, भाई इस रिएक्शन मिक्सचर में जो लिक्विड है ही नहीं उसके ऐड करने से इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन 35 फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन द वैल्यू ऑफ Kc is 4 if the concentration of products is reduced to half then the value of Kc for that reaction at constant temperature। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, भाई जब कह दिया ना कांस्टेंट टेम्परेचर, आप जो मर्जी चेंज कर दो, कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, कैटलिस्ट डाल दो, कुछ कर दो, लेकिन अगर क्या कांस्टेंट है टेम्परेचर, तो Kc कभी भी चेंज नहीं हो सकता, वो क्या रहेगा कांस्टेंट। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन 36 इफ द वैल्यू ऑफ Kp फॉर N2 + 3H2 is gives 2NH3 is 4/27, then for which of the following reaction the value of Kp is reciprocal of above reaction। मतलब ये जो वैल्यू है ये 27/4 होनी चाहिए, किसकी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल प्रेशर। अब देखें अगर ये 27 है तो जैसे अल्फा है तो ये 2 मोल हैं, तो 2 मोल हैं, अगर मैं 1 मोल को x कह दूं तो ये क्या होगा 2x की पावर 2, यानी 2 to the 4 होगा, ये 4 होगा, ये 27 नहीं होगा। बीटा देखे 3 मोल हैं तो 3x की पावर 3, अब 3 की पावर जब 3 होगी 3 3 9 9 3 27, चांस है। चार्ली में 2 मोल हैं तो ये जैसे अल्फा नहीं हो सकता था, ये भी। सो द आंसर इज बीटा। कैसे, अब आप देखिए हम इसको लिख लेते हैं कि हमारे पास इसका जो Kc होगा वो असल में ऊपर क्या होगा O2
की पावर होगी 3 और नीचे हमारे पास क्या है, O3 की पावर क्या होगी 2 होगी। अब O2 की पावर 3 है, पर कितने मोल हैं 3 की पावर 3 हो जाएगी। नीचे O3 की पावर 2 है, पर मोल कितने हैं 2, यानी 2 की पावर 2 है। तो अब आप देखिए 3 3 9, 9 3 27 और 2 2 4, तो यही आपके पास आंसर आ जाएगा। तो क्या आंसर हुआ, बीटा। Question 37. Phosphorus pentachloride decomposes by this reaction if total pressure of the reaction mixture is P and degree of dissociation is X. The partial pressure of PCl3 is. अब partial pressure PCl3 का क्या होगा? अगर हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखें तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, ये है PCl5 से बन रहा है PCl3 और Cl2। अब अगर टाइम 0 हो, सपोज PCl5 के 1 मोल हैं, तो उस वक्त चूंकि अभी रिएक्शन नहीं हुआ तो प्रोडक्ट के कितने मोल होंगे, 0 मोल्स। अगली बात, जब टाइम हो जाए टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, तो चूंकि डिसोसिएशन या डीकम्पोजिशन की जो डिग्री है वो x है, यानी जितने मोल उतने x, इसके भी x मोल, इसके भी x मोल। अब इसका मतलब x मोल यूज हुए कितने में से, 1 में से, हम कहेंगे 1 माइनस x। अब डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के मुताबिक जो पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी चीज़ का, मिसाल के तौर पे हम किसका पार्शियल प्रेशर निकालना चाहते हैं, PCl3 का, वो किसके बराबर होता है, जिस चीज़ का पार्शियल प्रेशर होता है उसके नंबर ऑफ मोल्स की रेशो किसके साथ, टोटल नंबर ऑफ मोल्स के साथ। यानी हमारे पास n ऑफ PCl5 भी, n ऑफ PCl3 भी और n ऑफ Cl2 भी, और इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, टोटल प्रेशर से। यानी मोल फ्रैक्शन किस चीज़ की, जिस चीज़ का पार्शियल प्रेशर निकालना हो, और इनटू टोटल प्रेशर। अब देखें पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इस PCl3 के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं x, जबकि टोटल मोल्स कितने हैं, PCl5 के 1 माइनस x थे, प्लस PCl3 के अभी कहा x, Cl2 के कितने हैं x हैं, और इनटू आ गया टोटल प्रेशर। अब देखें ये माइनस x ये प्लस x कैंसिल हो गया, तो P यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 किसके बराबर हुआ, ये ऊपर x, नीचे बचा 1 और ये प्लस x और इनटू P। तो ये ऑप्शन हमें कहाँ दिखाई दे रही है, अल्फा पे, यानी 1 प्लस x लिखें चाहे x प्लस 1 लिखें, बात एक ही है। सो द आंसर इज अल्फा। Question 38. In a vessel which already contains 0.5 atm of ammonia, the decomposition of NH4HS is, ये decomposition carried out as at a certain temperature. When equilibrium is achieved, the total pressure is the flask rises to 0.7 atm. What is equilibrium constant for the decomposition of NH4HS? इस रिएक्शन में जब हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो ये होगा NH4HS, जो कि कन्वर्ट हुआ है किस में, NH3 और H2S में। देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का पहले से मौजूद किसी भी चीज़ की कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ। हमें ये इंफॉर्मेशन मिली है इस डाटा से कि भाई पहले वो 0.5 था तो अब 0.7 हो गया, यानी हमारा है लेना देना 0.2 atm से। अब 0.2 atm जो प्रेशर बड़ा है वो असल में क्या होगा, इन तीनों की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के ऊपर जो बड़ा होगा वही होगा। अब
इसका मतलब आप 0.2 को 3 पे डिवाइड कर दें, क्योंकि इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 और इसका भी 1, यानी इसके 3 हिस्से कर दें, तो हर हिस्से में 0.6 आ जाएगा, 0.06 आ जाएगा ऑलमोस्ट। अब देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात, भाई जब हम इसका KC लिखेंगे तो ऊपर तो प्रोडक्ट्स होते हैं, क्या, जैसे NH3 है, इधर H2S है, नीचे क्या होता है, रिएक्टेंट्स, NH4HS हो गया। अब देखें NH3 0.06, H2S 0.06 और NH4HS भी 0.06। अब ये इससे हो जाएगा कैंसल, तो आपके पास KC कितना आ गया, 0.06। सो द आंसर इज 4। Question 39. If an inert gas, say helium, is added to the reaction mixture at constant volume, then the equilibrium. भाई देखें, हम एक ऐसी गैस इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन मिक्सचर में ऐड कर रहे हैं जो इस रिएक्शन का पार्ट ही नहीं है। इसका मतलब उसके ऐड करने से इसकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसी बात कहाँ लिखी हुई है, अल्फ़ा पे। सो द आंसर इज अल्फ़ा। Question 40. The role of catalyst is in a reversible reaction is to। देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन में कैटलिस्ट क्या काम करता है, वो जितना रिएक्शन फॉरवर्ड बढ़ाता है उतना रिएक्शन रिवर्स भी बढ़ाता है। इसका मतलब इक्विलिब्रियम वक्त से पहले आ जाता है। सो द आंसर इज चार्ली। Question 41. The rate constant for forward and backward reactions of hydrolysis of ester are respectively the equilibrium constant for the reaction is। चूंकि Kc असल में Kf और Kr की रेशो है। अब Kf जो है वो है 10⁻⁻² और Kr क्या है, 2 × 10⁻⁻3। देखिए 1/2 जो होता है ये 0.5 है, जबकि ये 10⁻⁻² और 10⁻³ हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 10, तो 0.5 × 10 क्या आंसर आ जाएगा, 5। सो द आंसर इज बीटा। Question 42. If 92 grams of N2O4 is taken in a closed vessel and heated till equilibrium is reached, at equilibrium 50% of N2O4 is dissociated by the reaction. The equilibrium constant for the reaction is। देखें N2O4 के 92 ग्राम हैं। अब N2O4 का मोलर मास कितना है, O4 का 64 और N2 का 28, तो 64 और 28 मिला के हमारे पास बन जाएगा 92। यानी इसका मतलब यह है कि ये 1 मोल है। अब 50% डिसोसिएट हो जाता है, यानी अगर मैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखूं तो N2O4 जब डिसोसिएट होके 2NO2 बनाता है, तो जब टाइम अभी 0 होगा तो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन 1 है, लेकिन ये 0 है। लेकिन जब टाइम होगा कौन सा, टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, तो 50% डिसोसिएट होने का मतलब ये है कि 1 में से 0.5 यूज हो जाता है। तो अब अगर ये 1 मोल होता तो 0.5 मोल बनता, अब 2 है तो ये 2 × 0.5 यानी कितना बन जाता है, 1 बन जाता है। क्वेश्चन ये है कि Kc हमने निकालना है, तो Kc क्या होगा, ये होगा NO2 की कंसंट्रेशन की पावर 2 और नीचे N2O4 की कंसंट्रेशन की पावर 1। देखें NO2 कितना है, ये 1 है, तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। N2O4 कितना आएगा, 0.5 आएगा, इसकी पावर कितनी है, 1। अब देखिए ये हमारे पास ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 0.5, पॉइंट उड़ाएंगे, ऊपर हो जाएगा 10, नीचे 5, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सो द आंसर इज चार्ली। Question 43. The solubility of A2X3 is x mole per dm cube. Its solubility product। अब हमने इसका solubility product बताना है।
देखिए अगर हम इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखें तो ये A2X3 से बनेगा 2A जिस पे +3 होगा और 3X जिस पे -2 होगा। इसका जो KSP होगा वो बराबर होगा A+3 की कंसंट्रेशन की पावर 2 और X-2 की कंसंट्रेशन की पावर 3। लेकिन हमें नज़र आ रहा है कि भाई अगर A+3 की सॉल्युबिलिटी 2 है तो जो X-2 है उसकी सॉल्युबिलिटी 3 है। तो अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 x² इंटू 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27x³ तो जब हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 से तो ये आ जाएगा 108 और x रेज़ टू पावर 2 और x रेज़ टू पावर 3 ये हो जाएगा x रेज़ टू पावर 5। तो ये हमें कहाँ नज़र आ रहा है डेल्टा पे। सो द आंसर इज डेल्टा। Question 44. A certain buffer solution contain equal concentration of salt and acid. The Kp for salt is 10 raised to power -10. The pH of the buffer is pH बराबर है pKa प्लस log concentration of salt over acid. अगर हमें salt और acid की concentration सेम दी हुई है तो salt और acid कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 1 आएगा। log ऑफ 1 क्या होता है 0 तो फिर pH बराबर होगी pKa के। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर सॉल्ट का डिसोसिएशन कांस्टेंट 10 रेज़ टू पावर -10 है। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि जो Ka इंटू Kb है वो होता है Kw और Kw होता है 10 रेज़ टू पावर -14। अब आपको पता है कि अगर एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन है तो उसमें वीक एसिड होगा और वीक एसिड का साल्ट होगा विद स्ट्रॉन्ग बेस जो कि एक्चुअली बेस होता है। अब उसका Kp का मतलब है यहाँ Kb वो क्या है 10 रेज़ टू पावर -4 -10। तो कॉमन सेंस की बात है ये K क्या होगा, ये होगा हमारे पास 10 रेज़ टू पावर -4। अगर ये 10 रेज़ टू पावर -4 है तो यही तो H आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब इसका नेगेटिव लॉग लेंगे तो आपके पास pH आ जाएगी और pH कितनी आएगी 4। सो द आंसर विल बी बीटा। क्वेश्चन 45. In a system at equilibrium, which of the following is not always true? कौन सा हमेशा सही नहीं होता? There are both reactants and products present. देखिए इक्विलिब्रियम जब भी होगा तो रिएक्टेंट्स भी होंगे और प्रोडक्ट्स भी होंगे तभी इक्विलिब्रियम होगा। बीटा, द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस अक्कर एट सेम रेट, यानी उनका रेट जो है वो सेम है, ये भी एक शर्त है। द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल, ये शर्त नहीं है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट से ज़्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, बाय चांस बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन बराबर होना शर्त नहीं। द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन्स सेम, यानी उनकी कंसंट्रेशन सेम रहती है, सेम नहीं होती, कांस्टेंट रहती। तो सेम मतलब कांस्टेंट, तो ये भी ठीक है। तो आंसर चार्ली। क्वेश्चन 46. इन द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया using the Haber's process, the main reason why the temperature is limited to about 450 डिग्री सेल्सियस is because, तो बड़ी आसान सी और इम्पॉर्टेंट बात कि चूंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर का कम करना इसके लिए फेवरेबल है, इसीलिए ज़्यादा नहीं करते, ज़्यादा करते तो अमोनिया की प्रोडक्शन के लिए क्या हो जाता, अनफेवरेबल। सो द आंसर इज चार्ली। Question 47. When methane and steam are passed over a heated catalyst, the equilibrium below is established. ये equilibrium है. Which one of the following will result in a change in the value of the equilibrium constant Kc? देखिए हम बार बार कह चुके हैं कि equilibrium constant Kc सिर्फ किस चीज़ के चेंज होने से चेंज होता है, टेम्परेचर से। So the answer is delta.
क्वेश्चन 48, द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। अब अगर हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी वगैरह की बात करते हैं, तो जब अल्कोहल देता है H तो इससे बनता है एल्कोक्साइड आइन। अब एल्कोक्साइड आइन जो है ये प्राइमरी ज्यादा स्टेबल होता है किससे? सेकेंडरी से, और ये ज्यादा स्टेबल होता है किससे? टर्शरी से। इसका मतलब जो प्राइमरी अल्कोहल होगा वो आसानी से H आइन दे देगा, तो फिर प्राइमरी अल्कोहल स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसका मतलब उससे बनने वाला बेस वीक होगा, तो फिर टर्शरी अल्कोहल से बनने वाला बेस क्या होगा? सबसे स्ट्रांग होगा। तो ये डेल्टा पे टर्शरी अल्कोहल का बेस है, इसलिए सबसे स्ट्रांग। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन 49, व्हाई इज एथनोइक एसिड अ स्ट्रॉन्गर एसिड इन लिक्विड अमोनिया देन इन वाटर? अब एथनोइक एसिड लिक्विड अमोनिया में स्ट्रॉन्गर क्यों है वाटर के निस्बत? तो ये अफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट हो गया, जिससे हमने कहा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम चेंज कर सकते हैं। तो देखिए अल्फा है कि अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन वाटर, कि अमोनिया जो है वो ज़्यादा अच्छा बेस है किसकी निस्बत? वाटर की निस्बत। मतलब अमोनिया एथनोइक एसिड के प्रोटॉन को आसानी से विथड्रॉ कर सकता है एज कंपेयर टू वाटर, इसलिए एथनोइक एसिड अमोनिया में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है देन इन वाटर। सो द आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन 50, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट अ रिएक्शन फॉर विच इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर? यानी इनमें से कौन सा है जिसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है? देखिए पहली बात, द एक्टिवेशन एनर्जीज फॉर बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस आर जीरो। यानी जिनमें एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड और रिवर्स की क्या हो? जीरो हो, वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। देखिए एक्टिवेशन एनर्जी का टेम्परेचर इंडिपेंडेंस से कोई ताल्लुक नहीं। बीटा है द इंथाल्पी चेंज है जीरो। देखिए जिसका डेल्टा H जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट फटाफट किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी टेम्परेचर का उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc पे कोई अफेक्ट नहीं होगा। जैसे हम कहते हैं कि अगर एंडो है तो टेम्परेचर का बढ़ाना उसके लिए फेवरेबल होगा, एक्सो है तो टेम्परेचर का कम करना उसके लिए फेवरेबल होगा। यानी जो जैसा कर रहा है वैसा करेंगे तो उसके लिए फेवरेबल होगा। लेकिन जिसकी इंथाल्पी चेंज है ही जीरो, ना वो हीट ले रहा है ना दे रहा है, तो इसका मतलब टेम्परेचर का बढ़ाना या कम करना उस पर कोई कुछ भी असरअंदाज नहीं होगा। सो द आंसर इज बीटा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।